14 साल की थी तब मेरी दीदी एक बच्चे को जन्म देते हुए मर गई। माँ बाप ने बच्चे की खातिर मेरी शादी जीजा से कराने का फ़ैसला लिया, लेकिन मुझे अपने जीजा से बहुत डर लगता था क्योंकि वह बहुत हट्टे-कट्टे मर्द थे और मैं 14 साल की नाज़ुक लड़की। मेरे मना करने के बावजूद भी मेरी शादी मेरे जीजा से करा दी गई। सुहागरात में वह मेरे करीब आए तो मैं उसे देखकर डर गई थी। कहने लगे, डरती क्यों हो तुम? मेरी गोद में मेरे छोटा सा भांजा सोया हुआ था। मैं खुद उस वक्त सिर्फ 14 साल की थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसे चुप कैसे कराऊं। वह बस रोया जा रहा था, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे गोद में बहला बहला मैं थक गई। मेरी माँ शब्द से अपने कमरे में पड़ी हुई थी। बार बार उन्हें बेहोश के दौरे पड़ रहे थे। मैं खुद भी एक बड़े गम से गुजर रही थी क्योंकि मेरी दीदी बच्चे की पैदाइशी के होते ही दुनिया से छोड़ चल चुकी थी। लेकिन जब वह बच्चा चुप ना हुआ तो मैं खुद भी रोने लगी। मेरी आवाज़ सुनकर पापा मेरे कमरे में आए गए और मुझे उस बच्चे के साथ रोता देखा तो कहने लगे, गौरी क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? मैंने कहा, पापा ये बच्चा चुप ही नहीं हो रहा है, मैं इसे कैसे चुप कराऊं? मेरे पापा ने उस बच्चे को गोद में लिया और ठंडी सांस भरने इसने भी तो आते ही अपनी माँ को खोया है, क्या कर सकते हैं? बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी को और अपने भांजे को संभाला था। आखिर 8 दिन बाद जाकर हंसती फुसती मेरी माँ की तबीयत कुछ ठीक हुई। फिर भी वह अपनी बेटी को याद कर कर बहुत रोआ करती थी, लेकिन उन्हें अपने नाती को संभालना शुरू कर दिया था। मेरी दीदी के मौत के बाद मेरे जीजा एक बार भी हमारे घर नहीं आए। मेरी दीदी और जीजा की मोहब्बत की शादी थी। एक दूसरे पर जान निछावर करते थे दोनों, लेकिन मेरी दीदी की उम्र बहुत कम थी। पहले तो पापा माँ इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थे। उनका कहना था कि अभी मेरी बहन जिसका नाम सुहाना था उसकी उम्र बहुत कम है, हम अभी अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते। लेकिन दीदी भी जिद्दी पर आ गई थी और उधर जीजा ने भी घर का पीछा नहीं छोड़ा था। यूँ मजबूर में माँ बाप को दोनों की शादी करवानी पड़ी क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं दीदी जज्बात में आकर कोई गलत कदम ना उठाए। लेकिन बच्चे की पैदाइशी पर ही मेरी दीदी इस दुनिया से चल गई। उसकी उम्र इतनी ही लिखी हुई थी। 1 महीना गुजर गया था। अब तो बच्चे को मेरी गोद की आदत सी लग गई थी। जब जीजा हमारे घर आए उस वक्त उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, आँख लाल थी। बस थोड़ी ही देर उसने अपने बेटे को गोद में लिया था, उसे प्यार किया। मेरी माँ कहने लगी कि गौरी अभी बहुत छोटी, बड़ी मुश्किल से संभली है बिट्टू को, और मैं तो वैसे ही बीमार रहती हूँ। जब से सुहाना की मौत हुई मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे अंदर आधी जान किसी ने निकाल ली है। जीजा कहने लगे, आंटी भगवान की मर्जी है, क्या कर सकते हैं? आप तो फिर भी एक दूसरे के कहकर अपना दिल हल्का कर सकते हो, एक दूसरे को हौसला दे सकते हो। मेरे बारे में तो सोचिए, खाली घर में मुझे सुहाना की आवाज़ सुनाई देती है। मैं किस दिल से वहाँ अकेले रहता हूँ ये मैं ही जानता हूँ। उनका गम अपनी जगह बहुत बड़ा था। मेरी माँ ने ठंडी गहरी सांस ली थी और कहने लगी, अभी तो छुट्टियाँ हैं, लेकिन छुट्टी के बाद गौरी की 10वीं क्लास शुरू हो जाएगी बेटा। मैं छोटे बच्चे को संभालने की हालत में नहीं हूँ। जाने वाले तो जा चुके हैं, तुम्हें अब वे ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, दूसरी शादी कर लो। यह सुनते ही जीजा के माथे पर बल पड़ गए थे। कहने लगे, आंटी आप कैसी बात कर रहे हो? सुहाना की जगह मैं किसी और को नहीं दे सकता, कभी भी नहीं दे सकता। आप जानते हो मैंने उसे कितनी मोहब्बत की थी। उसके नाम पर ज़िंदगी बरसों गुजार सकता हूँ, उसके नाम से मैं अपनी ज़िंदगी बरसों गुजार सकता हूँ। मेरा बचपन थोड़ा सा ही हो, लेकिन मेरा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊँगा। मेरी माँ कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम सुहाने जैसे मोहब्बत किसी से नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें बच्चे को तो माँ की ज़रूरत है ना? जीजा कहने लगे, क्यों, क्या मौसी नहीं पाल सकती? गौरी तो अभी छोटी है, सिर्फ 14 साल की है। आपको कौन सा अभी इनकी शादी कर देनी है? तब तक वह 20-22 साल की होगी। मेरा बेटा 5-6 साल का हो जाएगा और फिर से मैं इसे ले जाऊंगा। लेकिन मेरी माँ कहने लगी, बेटा अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। अगर तुम्हारा बेटा गौरी का आदी हो गया तो किसी दूसरी औरत को
सह नहीं पाएगा। जाहिर है आज नहीं तो कल तुम्हें दूसरी शादी तो करनी होगी, ये ज़िंदगी अकेले नहीं कटेगी। वे कहने लगे मुझे शादी नहीं करनी है, ना अभी ना फिर कभी। और मेरी माँ कहने लगी फ़िलहाल तुम्हें तुम्हारे दिल में सुहाना का गम ताज़ा है, लेकिन मैं जानती हूँ वक्त के साथ साथ सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। कुछ महीने बाद तुम शादी कर लेनी चाहिए, कुछ महीने बाद तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हारे बच्चे को उसी लड़की की आदत हो जाएगी जो तुम्हारी बेबी हो, वरना बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगी। तभी अभी तो बिट्टू छोटा है, जिसकी गोद में डोलेगा उसी की गोद में उसकी आदत हो जाएगी, लेकिन बड़ा हो गया तो उसे नई औरत को कबूल करने में बहुत परेशानी होगी। मेरी माँ की बात जीजा को बुरी लगी थी, वह फिर हाँ उठाकर चल गए और उसके बाद पूरे 4 महीने बाद आए। बिट्टू 5 महीने का हो चुका था, अब तो मेरे बगैर रह ही नहीं पा रहा था। मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती, स्कूल से आती तो वह रोता रहता। माँ उससे भला फुसला कर थक जाती थी, चुप ही नहीं होता था। मैंने आते ही उसे गोद में भरती, उसको रोना बंद हो जाता, मेरे साथ ही सोता था, मेरे हाथ से ही खाता था, मुझे अपनी माँ समझता था और मैं भी उसे ऐसी ही जज्बात रखने लगी थी। मुझे लगता है कि जैसे वह मेरा ही बच्चा है। मेरी माँ बार बार जीजा को कहती कि अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो, तुम्हारे बच्चे का मामला है, लेकिन वह तो पता नहीं क्या सोच बैठे थे। माँ के बार बार बोलने पर 4 महीने बाद आए थे। एक ही घंटे बैठे माँ की बात एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल देते थे और फिर उठकर चले गए। हर महीने वे कुछ पैसे मेरे पापा की दुकान पर दे जाया करते थे कि बिट्टू के खर्चे के लिए। मैं अपने बच्चे का बोझ किसी पर डालना नहीं चाहता। दिन यूं ही गुजरने लगे और मैं 17 साल की हो चुकी थी। अब तो बिट्टू भी 3 साल का हो गया था। अब तो मेरे बगैर और भी नहीं रहता था, मुझे मम्मी मम्मी कहता था। उन दिनों मेरे रिश्ते भी आए थे, काफ़ी अच्छे खाते पीते लोग थे। मेरी माँ ने जीजा को बुलाकर कहने लगे कि गौरी का बहुत अच्छा रिश्ता आया है और हम चाहते हैं कि इसकी शादी कर दे। ये सुनकर वह कहने लगे कि लेकिन मेरे बच्चे का क्या होगा? क्या बिट्टू आपकी औलाद नहीं है? आपकी बेटी की आखिरी निशानी है, अपनी बेटी की आखिरी। मेरे बच्चे के साथ इतना बुरा मत करे, इससे इसकी माँ मत छीने। बिट्टू गौरी को ही अपनी माँ समझता है और अभी कौन सी आपकी बेटी की उम्र गुजर रही है। 2-3 साल और रुक जाए, तब तक बिट्टू भी बड़ा हो जाएगा। बात को समझने लगे। आप देखना, मैं खुद ही गौरी की शादी बहुत ही अच्छे घर में कराऊंगा, लेकिन मेरे बेटे को इस काबिल होने दें कि मैं उसके साथ रह सकूं। वह बात को समझ गए, लेकिन मेरी माँ कहने लगी कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। समझो तो बेटा, कुछ और बड़े हो गए तो इसके बगैर बिल्कुल नहीं रह पाएगा। वक्त का मैं भी बीमार रहती हूँ और गौरी के पापा भी ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। हम अपनी बच्ची की शादी जल्दी से जल्दी कराना चाहते हैं, तुम अपने बारे में सोचो। वो कहने लगे ठीक है, आपको इतनी ही जल्दी है तो फिर गौरी की शादी मुझसे करा दीजिए। जीजा ने यह बात अचानक ही कही थी। मेरी माँ को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जीजा ऐसा भी कह सकते हैं। यह सुना था कि मेरी माँ ने हैरानी से उसे देखा, कहने लगी तुम गौरी से बहुत बड़े हो, पूरे 10 साल बड़े हो। जीजा ने कहा तो फिर क्या हुआ? बिट्टू गौरी को अपनी माँ समझता है, अब इसके बगैर नहीं रह सकता और मैं किसी दूसरी औरत को ले आऊँ तो पता नहीं वह मेरे बच्चे के साथ कैसे सलूक करेगी। हो सकता है इसके साथ माँ वाला प्यार ना करे, मेरे सामने प्यार करे और मेरे पीछे से मेरे बच्चे को मारती रहे। गौरी इसकी मौसी है, इसके साथ अच्छा सलूक रखेगी, बिल्कुल माँ जैसा प्यार देगी जैसे ही अभी दे रही है। मुझे शादी की कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन मुझे अपने बच्चे के लिए माँ चाहिए जो गौरी से बढ़कर और कोई नहीं है हो सकती। मेरी माँ कहने लगी मैं तुम्हें ससुर से बात करूँगी और देखूँगी। गौरी मेरी एक ही बेटी है, अगर तुम उसे अपनाना चाहते हो तो पूरे दिल से अपनाना, सिर्फ बिट्टू की माँ की हैसियत से नहीं बल्कि अपनी बीवी की हैसियत से भी अपनाना, ताकि मुझे शादी के बाद अपनी बेटी की तरफ से फ़िक्र ना रहे। ये बात सुनकर एक जीजा के माथे पर बल पड़ा और कहने लगे आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जीजा अच्छे खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते थे, देखने में भी खूब नौजवान थे, उम्र 29 साल थी। कोई भी लड़की उसको देखकर अपना दिल उस पर हार सकती थी, लेकिन मेरी दिल में उनके लिए ऐसे कोई जज्बात नहीं हुआ करते थे। होते भी कैसे, मैंने तो
उसे हमेशा अपने भाई की नज़र से ही देखा था। उसके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। जब यह बात मेरे पापा को पता चली तो कुछ सोच समझकर उन्होंने भी हाँ कर दी, क्योंकि वे उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े थे, लेकिन उसके अलावा उसमें से कोई कमी नहीं थी। और सबसे बड़ी दिक्कत तो बिट्टू का था। अभी वह छोटा था और उसे एक माँ की ज़रूरत थी। नई औरत का कोई भरोसा नहीं, उसके संग माँ की मोहब्बत देती या नहीं देती। और ये सोचकर मेरे पापा ने शादी के लिए हाँ कर दी। और ऊपर से उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उधर बिट्टू भी मेरी आदत हो चुका था। मेरी माँ ने जब मेरी रजामंदी पूछी तो मैंने कोई एतराज़ नहीं किया। जीजा ने ऐसी कोई कमी भी नहीं थी जिसकी बात पर एतराज़ करना, बल्कि मेरे लिए खुशी की बात थी कि अब मैं बिट्टू की देखभाल आराम से कर सकूँगी, क्योंकि बिट्टू से मुझे बड़ा ही लगाव हो चुका था। खैर, बड़ी ही सादगी के साथ मेरे और आकाश यानी मेरी जीजा की शादी करा दी गई। जब विदा होकर आकाश के घर आई तो मेरे दिल ज़ोर से धड़क रहा था, क्योंकि मैंने आकाश के बारे में कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। बस यही था कि वह मेरे जरिए जीजा हैं। फ़िलहाल मेरा दिल बिल्कुल खाली था। इसमें कोई भी जज्बात नहीं थे। मुझे लगा शायद वे मेरे साथ वैसे ही सलूक करेंगे जैसे कि एक पति अपनी बीवी के साथ करता है, लेकिन ऐसा नहीं था। घर पे आते ही उसने मुझे एक अलग कमरा दिखाया था। कहने लगे, यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी, तुम बिट्टू के साथ यहाँ बड़े सुकून से ज़िंदगी गुजार सकती हो। मैंने हैरानियत से आकाश की ओर देखा और मेरे पास आकर कहने लगे, मेरे दिल में कल भी सुहाना थी और आज भी सुहाना है और हमेशा सुहाना रहेगी। तुम मेरे घर में सिर्फ मेरे बेटे की माँ बनकर आई हो और ना ही कभी मेरी बीवी बनने की कोशिश करना। यह कहकर वह कमरे से जा चुके थे और मैं चुपचाप हैरान हुई आंखों से उसे देखती जा रही थी। मेरा कमरा खाली हो चुका था। बिट्टू मेरी उंगली पकड़कर मम्मा मम्मा कह रहा था। मैंने अपनी आंखों से बहुत आंसू साफ किए और बिट्टू को बेड पर लिटाकर सुलाने लगी। अपने कपड़े बदलते हुए मुझे बहुत रोना आ रहा था। भले ही ये शादी जैसी भी हालत में हो गई हो, लेकिन मेरे लिए यह एक नया एहसास था। मैं आकाश को दिल से कबूल कर चुकी थी और मैं उसके साथ मियाँ बीवी का रिश्ता रखना चाहती थी, लेकिन उसने मेरे मुंह पर ही मेरी बेइज्जती करके मेरे साथ बहुत बुरा किया। मैंने सोचा, इससे तो अच्छा था काश मेरी शादी मेरी माँ किसी और से कर देती। कम से कम मेरे साथ ऐसा सलूक तो ना करता। ये आदमी तो पत्थर दिल है। कितना आराम से मुझे ये सब कुछ कहकर चल गया था। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे दिल पर क्या गुजरेगी। मुझे अपनी बहन से नफ़रत नहीं थी, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी अच्छा गुजारना चाहती। हर लड़की यही चाहती है कि उसका जीवन साथी सिर्फ़ और सिर्फ उससे मोहब्बत करे। पहले जब वह सुहाना से मोहब्बत करता था तो मुझे इस बात की खुशी होती थी कि मेरी बहन कितनी खुशनसीब है, उसे इतना प्यार करने वाला पति मिला है। लेकिन अब यह बात मुझे चुभने लगी थी। वह मेरे सामने ही दीदी के प्यार की हाय भर रहता था। दीदी जा चुकी थी, लेकिन अब मैं उसकी ज़िंदगी में आ गई थी। उसका फ़र्ज़ बनता था कि मेरे हिस्से की खुशी मुझे दे, हिस्से का प्यार दे, लेकिन उसे ऐसा नहीं किया। सुबह मैं उठती तो बिल्कुल चुपचाप थी और मैंने नाश्ता टेबल पर रख दिया था। आकाश ने चुपचाप नाश्ता किया। उसने एक नज़र उठाकर भी मेरी तरफ नहीं देखा। मैं पत्थर दिल आदमी को देखकर अपने दिल में आंसू बहाती रही। खूबसूरत थी मैं दीदी से कई अधिक थी। खूबसूरत तो दीदी भी थी, लेकिन मैं उनसे कई ज़्यादा खूबसूरत थी। लेकिन आकाश ने मेरी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा। उसके बाद दिल में सिर्फ और सिर्फ दीदी बसी हुई थी। वह चला गया और हर दिन अब ऐसे ही गुजरने लगा था। पूरा दिन या तो मैं काम पर लगी रहती थी या बिट्टू में लगी रहती, लेकिन रात को ना चाहते हुए भी मेरी आंखों में आंसू बहने लगे थे। वह तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करता था। मेरे पास आना तो बहुत दूर की बात है। हाँ, मेरी ज़रूरत का हर सामान वहाँ लाकर रख दिया करता था। मुझे खाने पीना पहनना ओढ़ना की कोई कमी नहीं थी, लेकिन औरत के लिए ये सब कुछ काफ़ी नहीं होता। उसे पति की मोहब्बत भी चाहिए होती है, जो मुझे मिल नहीं रही थी। हर लड़की के अंदर ये ख्वाब होते हैं और मेरे मन
करता था कि वह मुझे प्यार दे, मेरी तारीफ़ करे। एक बार यूँ ही मेरी तरफ होने का ही जी चाहने मैंने एक खूबसूरत सी साड़ी पहनी थी। मैंने मेकअप किया था, अपने बाल खुले छोड़ दिए। इत्तेफाक ऐसा था कि उस वक्त आकाश भी घर आ चुका था। मुझे देखकर उसके माथे पर बल पड़ा। गुस्से से मुझे देखने लगा और बोला, यह क्या पहन रखा है तुमने? इस तरह तैयार होकर मेरा दिल लुभाना चाहती हो? क्या समझती हो मैं कमज़ोर किरदार का मालिक हूँ? तुम मेरे सामने सज संवर कर आ गई हो तो मैं अपने होश को बैठूंगा, तुम्हारे करीब आ जाऊंगा? शर्म नहीं आती ऐसी हरकंड इस्तेमाल करते हुए? उसकी बात सुनकर मुझे अपने आप से उसके सामने बहुत बेइज्जती महसूस हुई। मेरी आँख में आंसू आ गए थे। मैं तो बस यूं ही तैयार हुई थी। मुझे नहीं पता था कि वो ऑफिस से जल्दी घर आ जाएगा और इस तरह मुझे जलील करेगा। मैं कमरे में जाकर कपड़े बदल कर फूट फूट कर रोने लगी। बिट्टू मेरे पास ही मौजूद था। मुझे रोता देखकर मेरे पास आ गया। मेरी आँख से आंसू पोंछने लगा। कहने लगा, मम्मा क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? पापा ने आपको डांटा है? मैं आपका प्यारा बेटा हूँ ना। छोड़ो पापा को, मैं आपको अभी माथे पर प्यार करता हूँ, आप ठीक हो जाओगे। जिस तरह से मैं उसे बहलाया करती थी वह भी मुझे बहलाया करता था। उसने मेरे माथे पर प्यार किया तो मैंने अपने आंसू साफ किए। रोते हुए मैंने अपना सिर मेकअप से बिगाड़ दिया था। मेरी लिपस्टिक पूरे मुंह पर फैली चुकी थी, काजल भी काला गले तक फैल चुका था। मेरे दिल में उस वक्त बिट्टू के लिए जरा भी एहसास नहीं था, बल्कि मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था। ना जाने क्यों मुझे एकदम से यह महसूस होने लगा कि जिससे अगर मेरी ज़िंदगी में बिट्टू ना होता तो शायद आज मेरे साथ यह सब कुछ ना हुआ होता। तो बिट्टू की वजह से ही मेरी शादी आकाश के साथ हुई है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। बिट्टू ने मेरे ऐसा हुलिया देखा तो अपने छोटे छोटे हाथों से मेरा चेहरा साफ करने लगा। कहने लगा, मम्मा आप तो प्यारी सी भूतनी बन गई है। मैं अभी आपका चेहरा साफ करता हूँ, वरना पापा डर जाएंगे और आपसे भी लड़ेंगे। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। और वह तो मासूम सा बच्चा था, लेकिन उस दिन के बाद से दोबारा मैं कभी तैयार नहीं हुई। मैं तो बड़ी ही सरल मैं तो बड़ी ही शरारत टाइप की लड़की हुआ करती थी। बहुत दिल चाहता था कि बोलूं, हंसूं, खेलूं, तैयार हूँ, मेकअप करूं और खूब रंग बिरंगे कपड़े पहनूं। लेकिन उस दिन के बाद से दोबारा सिर्फ एक बार ही मेरे दिल ये सब करने को नहीं किया। मैं अब 20 साल की हो चुकी थी। 20 सालगिरह थी और पता नहीं उस दिन मेरे दिल में क्या आया कि मैंने अपनी पसंद का लाल रंग का एक फ्रॉक पहना था, बाल भी खोलने छोड़ दिए। अब यह दिन का समय था और अब आकाश के आने का समय नहीं था, बल्कि हल्का फुल्का मेकअप भी मैंने अपने चेहरे पर कर लिया था। बिट्टू मेरे पास ही मौजूद था। अब तो उसके स्कूल जाने की भी उम्र हो चुकी थी। कभी कभी जब बहुत ज़्यादा बेचैनी होती तो मेरे दिल में बिट्टू के लिए गुस्सा आने लगता था, लेकिन अगले ही पल मैं अपने इस एहसास को झटका दिया करती थी। ये तो मेरा भांजा है, मुझे मम्मा मम्मा कहता है। मैं बिल्कुल अपनी औलाद की तरह उससे मोहब्बत करती थी। उसके बाप की सज़ा मैं बिट्टू को क्यों दूँ? उस दिन मैं तैयार बैठी थी जब बिट्टू ने मोबाइल में मेरी तस्वीर बनाकर आकाश के नंबर पर भेज दी। मैं ये सब बात से बिल्कुल अनजान थी। बहुत वक्त के बाद मेरी शाही पनीर खाने का दिल कर रहा था। मैं उठकर किचन में चली गई और शाही पनीर बनाने लगी। हम दोनों माँ बेटे बैठकर अभी खाना ही खा रहे थे कि तभी गुस्से से आकाश घर में दाखिल हुए। मुझे इस तरह देखने लगे। देखकर अगले ही पल अपना मोबाइल मेरे सामने पटक दे। कहने लगे, ये सब कुछ क्या है? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं मीटिंग में बिजी था और तुम मुझे बार बार अपनी तस्वीर भेज रही थी। मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है कि मेरे सामने इस तरह की हरकत मत किया करो। तुम्हें तुम्हें मेरी नज़र से कोई भी अहमियत तुम्हारी मेरी नज़रों में कोई अहमियत नहीं। तुम सिर्फ़ और सिर्फ मेरे बच्चे की माँ हो, तो बस माँ की हैसियत से रहो। उसका चेहरा देखती रही, क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। अगले ही पल उसने मेरे मुंह दबाकर मुझे ज़ोर से धक्का दिया था। मेरे हाथ से सूखे रंग की कांच की चूड़ियाँ
थी जो कि मैंने बड़े ही दिल से अपने ड्रेस के साथ मैचिंग करके पहनी थी। अगले ही पल उसने मेरे हाथ टेबल पर मारा और ज़ोर से टेबल पर हाथ लगने से चूड़ियाँ टूटकर इधर-उधर बिखर गई थी। बिट्टू तो डरकर पीछे छुप गया था। काँच मेरी कलाई से चुभ चुका था और मैं बस सिक भर रही थी। मैं सुस्ती भर रही थी। मुझे तो पता ही नहीं चला कि कौन सी तस्वीर आकाश के नंबर पे भेज गई थी। वह तो बिट्टू था जो अपनी नादानगी में मेरी तस्वीर उसने अपने पापा के नंबर पर सेंड कर दी थी। आकाश के गुस्से का निशाना मैं बनी। शायद तैयार होना, अपनी मनमर्जी के कपड़े पहनना, अपनी पसंद का खाना खाना, सब कुछ मुझे पर हराम हराम हो चुका था। मैं अपने कमरे में बंद होकर कितनी ही देर तक अपने जज्बात और अपना अरमान का गला घोट कर रोआ करती थी। मेरी आँख में आंसू बह रहे थे। उस रात एक पल के लिए भी मेरी आँख बंद नहीं हुई थी। बिट्टू दरवाज़ा बजाता रहा लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। वह अपने पापा के पास ही सो गया था। अगली सुबह जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मेरी रवैया बिल्कुल बदल चुका था। आकाश मुझे पलटकर देख रहा था। उसे लगा शायद मैं कुछ बोलूँगी, शायद करूँगी या बिट्टू के साथ बुरा सलूक करूँगी ताकि उसे मुझे डांटने का फिर से मौका मिल जाए। लेकिन मैं एकदम से चुप थी। दिमाग में सिर्फ ये बात थी कि मैं सिर्फ और सिर्फ बिट्टू की माँ हूँ और मैं यहाँ मेरा यहाँ कोई दूसरा काम नहीं था। मेरा काम यहाँ सिर्फ बिट्टू का ख्याल रखना और अपने पति की ज़रूरत को पूरा करना है। मैंने अपना मन तो कब का मार लिया था। सारी मोहब्बत, सारे जज्बात, सारे ख्वाब जो मेरी उम्र की लड़की देखती थी, मैंने देखना छोड़ दिया था। बड़े प्यार से मैंने बिट्टू को नाश्ता करवाया था। उसके बाद उसे स्कूल छोड़कर घर के सारे काम काज किए। मेरे जितने भी नए सूट थे, कीमती महंगे जोड़े, जो भी कुछ मेरी माँ ने लेकर दिया था, मैंने इन सब को आग लगा दिया और मैंने खुद पर अब ध्यान देना छोड़ दिया। कितने कितने दिन तक मैं कंघा भी नहीं किया करती। खैर, मैं बिट्टू के साथ आकाश की हर जिम्मेदारी निभाती थी। मैंने आकाश से बोलना ही छोड़ दिया था। कभी ज़रूरत होती तो बोल देती, वरना अपने कमरे में ही लगी रहती थी। मुझे ये चुपचाप काम में लगा देखकर अब शायद आकाश को भी एहसास होने लगा। कभी कभी वह मुझसे बात करने की कोशिश करता था लेकिन मैं बस हाँ में जवाब दे देती थी। फिर उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी मुझसे बात करने की। लेकिन अब मुझे इस बात का ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे जज्बात तो कब के ख़त्म हो चुके थे। बिट्टू स्कूल जाने लगा था, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। अब तो जो टाइम बचा था मैं उसकी पढ़ाई में बिज़ी हो जाया करती थी। ना ही मुझे अपनी खूबसूरती को बनाए रखने का शौक़ था और ना ही सजने संवरने का। चूड़ी क्या होती है ये तो मैं भूल चुकी थी। कोई भी फैशन हो, कोई भी त्यौहार हो, मैंने कभी सजना संवरा करना ही छोड़ दिया था। इसके बाद जब त्यौहार आए तो शायद आकाश नोट कर चुका था। वे जब बिट्टू को मॉल लेकर गया तो मुझे भी चलने के लिए कहने लगा लेकिन मैंने काम का बहाना बनाकर मना कर दिया। जब आकाश बिट्टू के साथ वापस आया तो बड़ा ही खुश था। मेरे पास आया और एक खाकी कागज़ मेरी तरफ बढ़ा दिया। कहने लगा, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये कहते हुए वह कुछ हिचका जा रहा था। चेहरे पर शर्मिंदगी भी थी। मैं तो हैरान थी, इतने सालों में वह मेरे लिए आखिर क्या चीज़ लाया होगा। मैंने बेयकीन से उसकी तरफ देखा तो और फिर बगैर किसी भाप के मैंने उसे खोल कर देखा तो उसमें कांच की लाल रंग की चूड़ियाँ थी जो कभी मेरी पसंद हुआ करती थी। मैंने एक सरासरी में नज़र चूड़ी पर डाली तो कहने लगी, ये आप किस लिए लाए हो? आकाश मुझे हैरानी से देखने लगा और बोला, मतलब अपने बेटे की माँ के लिए लाया हूँ, तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम्हें लाल रंग की चूड़ियाँ पसंद है ना, तो पहन लो। मैं तो जितना हैरान होती उतने ही कम था। नज़र उठाकर जो उसकी तरफ देखा तो एक पल को मुझे उसकी आंखों में अजीब सी खामोशी महसूस हुई। कुछ ऐसा ज़रूर था जिससे मुझे नज़र चुराने पर मजबूर कर दिया। शायद उसे इतने साल में एहसास हो चुका था कि मैं उसकी बीवी हूँ। उसकी पहली बीवी तो मर चुकी थी लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक दूसरी औरत भी थी। यही वजह थी कि उसके घर में हम एक जायज़ रिश्ते में होने के बावजूद भी एक दूसरे से दूर थे, क्योंकि वह दीदी को अभी तक भुला नहीं पाया था। लेकिन शायद अब उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत जागने लगी थी। मैंने चूड़ी लेकर वहीं
सल्फ़े पे रख दी थी और कहा अभी मैं काम कर रही हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहने के बाद मैं वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन मुझे अब इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। त्योहार थी तो सभी तैयार थे, मैं घर के काम में ही लगी रही। मेरे माँ बाप भी वहाँ आ चुके थे, बाकी ख़ानदान से भी काफ़ी लोग हमारे यहाँ मिठाई देने आए हुए थे। सब लोग मुझे कह रहे थे कि तुम्हारी उम्र की लड़की तो 2-2 बच्चे की माँ बन गई है और आज भी पूरी तरह तैयार रहती है, हाथ में चूड़ी पहनती है, खूब मेकअप करती है, अपने आप को खूब सजा संवार कर रखती है, लेकिन तुमने तो किसी उजड़ी हुई हालत में रखा है। आकाश ने मुझ पर ध्यान दिया तो मेरे पास चला और कहने लगा कि तुम ये सब कुछ अकेले क्यों कर रही हो, देखो सभी तैयार हैं, एक तुम ही हो घर के कामों में घिन चक्कर बनी हुई हो। चलो जाओ, ये काम छोड़ो और तैयार हो जाओ। आज आकाश मुझे मुस्कुराकर देख रहा था, कहने लगा तैयार हो जाओ, और मुझे जितनी हैरानियत होती उतनी ही कम थी। वह मेरे करीब आने की कोशिश करने लगा था। मैंने कहा आपको याद आ गया, इतने सालों में ना जाने कब से इस हाल में रहती चली आ रही हूँ। साल में ना जाने कितने त्यौहार आते हैं, लेकिन मैंने कभी नए कपड़े नहीं पहने। इससे पहले तो आपने कभी ध्यान नहीं दिया। आज आपको क्या एहसास हो रहा है? मेरे सवाल पर वह लाजवाब हो चुका था। मेरी माँ ने भी मेरे हाथ पकड़कर कहा मेहंदी क्यों नहीं लगाई तुमने, और ना ही नए कपड़े पहने और ना ही जेवर पहने हैं। तुम्हारे पास तो सोने के जेवर भी पड़े हैं, सुहाना के हिस्से के भी तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैं बस एक प्रीति से मुस्कुराते अपने चेहरे पर सजावट आई और कहा नहीं, कहीं नहीं। उसकी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। बिट्टू सो चुका था उस रात। उस दिन जब वह बिट्टू सो चुका था तो यूं ही मैं अपने कमरे में गुम बैठी हुई थी। आकाश मेरे कमरे में आया। उसको देखकर मैं थोड़ी सी हैरान हुई थी, क्योंकि रात के वक्त आज पहली बार जब आकाश मेरे कमरे में आया था, वह मेरे सामने बैठ गया और मेरे हाथ पकड़कर मुझे बात करने लगा। लेकिन मैंने अपने हाथ छुड़ा लिए। कहने लगी देखो गौरी, मैं तुम्हारे साथ बहुत गंदा सलूक किया है। मैं जानता हूँ सुहाना की मोहब्बत में अंधा हो चुका था, लेकिन ये बात तुम भी जानते हो कि सुहाना मेरी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखती थी। हम दोनों एक दूसरे पर जान देते थे। इसका इस तरह से चल जाना मेरे दिल और दिमाग पर गहरा असर डाला था। मैं तो बिल्कुल भी उसके लिए दीवाना सा हो चुका था, जिसकी खातिर मैंने तुम्हारा हक भी भुला दिया था। लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे एहसास हो चुका है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत सलूक किया है। तुमने मेरे बेटे को अपने औलाद की तरह पाला। मेरे बेटे के लिए तुमने अपनी सारी खुशी कुर्बान कर दी। छोटी सी उम्र में ही तुमने इसे माँ का प्यार दिया, और जब यहाँ आई तो जाहिर सी बात है कि मैं तुम्हारा पति था। तुमने मुझे पति जैसा तो नहीं, पर एक दोस्त की जैसी उम्मीद रखने लगी थी। लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हें साथ बहुत सकती थी कि मेरी कलाई पर अभी भी उन टूटी हुई चूड़ी के निशान थे। वह निशान को छूकर आकाश कहने लगा मैं तुम्हारे साथ रिश्ते आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्यार, कहीं ना कहीं मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ। तुम्हारे साथ ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहता हूँ। आकाश की आंख में खामोशी छाने लगी। उसने अपने साथ लाई हुई लाल चूड़ी मेरी कलाई में पहना दी। धीरे धीरे वह मेरे करीब आने लगा। मैं उसकी बात का मतलब समझ रही थी, लेकिन अब मेरे जज्बात बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। मैं वहाँ से उठकर खड़ी हो गई। ये सब कुछ अरमान तो मेरे दिल में कब से ख़त्म हो चुके थे। मैं पलटकर उसे देखने और कहने लगी मैं सिर्फ़ और सिर्फ बिट्टू की माँ हूँ। इससे ज़्यादा मेरे और आपका कोई रिश्ता नहीं है। मेरे अंदर भी जज्बात थे। कभी मैं भी यह दुआ करती थी कि आप मेरे अच्छे पति बने कर रहो, मुझे मेरे हिस्से का हक दें, मुझे मेरे हिस्से का प्यार दें। मैं भी आपको बाहों में समाने के लिए तड़प रही थी, लेकिन अब मेरे यह जज्बात मर चुके हैं। मेरे साथ प्यार से बात करना तो दूर, आपने तो मुझे नज़र उठाकर देखा तक नहीं। कितना मेरा दिल चाहता था कि जब मैं तैयार हूँ आप मेरी तरफ करके देखें और मेरे को देखें, मेरी तरफ मेरी तारीफ़ करें। लेकिन अगर आप मुझे बाहर घूमने ले जाएं, मेरा ख्याल रखें, मेरी हर मुश्किल वक्त में आप मेरा साथ खड़े रहें, लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। हर बार आपने मुझे जलील किया। मुझे हर वक्त ये बताया कि मैं दूसरी हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ मैं बिट्टू की माँ हूँ। अब जब जज्बात
राख हो चुके हैं, तो आप मुझे सुहाना ख्वाब दिखा रहे हैं, मुझे समझाना चाहते हैं कि मैं आपके साथ नई ज़िंदगी की शुरुआत करूं। तो देखिए, अगर आपके अंदर जज़्बात जाग रहे हैं और अपने अंदर के जज़्बात को ठंडा करना चाहते हो, तो बेहतर है कि जाओ और दूसरी औरत से शादी कर लीजिए जो आपकी ज़रूरत को पूरा कर सके। मैं सिर्फ़ उससे बिट्टू की माँ हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हूँ। मेरी तरफ से आपको खुली आज़ादी है, आप तीसरी शादी कर सकते हैं। मैं इतना कहने के बाद अपने कमरे से निकलकर बालकनी में चली गई। कुछ देर बाद आकाश भी मेरे कमरे से जा चुका था। मैं वहीं बालकनी में खड़ी कितनी देर तक अपने आंसू को अपने अंदर उतारती रही। मैं चाहकर भी उसके लिए अपने अंदर जज़्बात नहीं बना पा रही थी। औरत जब एक बार अपने दिल के दरवाजे किसी मर्द के लिए बंद कर देती है, तो चाहे जो कुछ भी मर्जी कर ले, उसे कोई खोल नहीं सकता। औरत महसूस नहीं होती, बार बार